माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हमने इसमें आपको बताया था कि जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें मैक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों अपना रोल प्ले करते हैं, माइक्रो भी एंड मैक्रो भी। मैक्रो में मल्टी सेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिन्हें हम देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। उन्हें हम बेयर आई से, नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक। इसके साथ साथ हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी भी एक डाइवर्सिटी है। ये नहीं कि खाली माइक्रो कैरियर कोई एक ही ऑर्गेनिज्म है, नहीं, इनकी भी डाइवर्सिटी है। और हमने आपको ये भी याद दिलाया था कि भाई ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, 5 ग्रुप्स की, 5 फाइला वाले की, तो उसमें हमने देखा कि भाई मोलरा में आते हैं, प्रोटिस्टा में भी आते हैं, कुछ फंजाई में जो किया है, तो अलग अलग फाइलम में ये रखे गए हैं। तो इन सबको सामूहिक रूप से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। ठीक। अब इनमें डाइवर्सिटी के साथ साथ इनका जो हैबिटेट है, जो इनका रहने का प्लेस है, वो भी क्या है, डिफरेंट। कुछ सोइल में है, कुछ वाटर में है, कुछ अंडर द सोइल है, कुछ एयर में है, कुछ ह्यूमन बॉडी में भी है, एनिमल्स बॉडी में भी है, प्लांट्स बॉडी के अंदर भी है, बाहर भी है। तो यानी एनीवेयर, आइस में है, इवन गीजर जहां टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहां पर भी जहां दूसरे प्राणी, जहां दूसरी लाइफ का एक्सटेंस असंभव रहता है, वहां पर भी माइक्रोब्स अपने आप को जीवित रखते हैं। यानी इतनी विविधता इनके हैबिटेट में है। अब इसके साथ साथ हमने आपको यह भी बताया था कि भाई माइक्रोब्स जो है वो हानि ही नहीं पहुंचाए, हमें हेल्प भी है, हमारे वेलफेयर में भी उतना ही इंपॉर्टेंट इनका रोल है जितना कि हमने पढ़ा था इस लेसन में कि भाई क्या क्या डिजीज, विभिन्न प्रकार की डिजीज जो है माइक्रोब से द्वारा होती पढ़ी थी। कौन कौन सी डिजीज थी, कुछ याद है या नहीं है? बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज, वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज है, एड्स वायरस के द्वारा होता है, वेरी गुड। और बैक्टीरिया से कौन सा, फ्लू। फ्लू तो वायरस डिजीज है, जितना भी फ्लू होते हैं सब वायरल डिजीज है ना। और बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है, याद आई है कुछ? टीबी है, डिप्थीरिया, किडनेस, ये कैसे रोग हैं, बैक्टीरिया से होने वाले, ह्यूमन में बैक्टीरिया से होने वाली कोई डिजीज है? ऐसे ही फंजाई से भी होती है, प्रोटोजोन से भी होती है, डिसेंट्री, मलेरिया, है ना। डेंगू किससे होता है, डेंगू इज ए वायरल डिजीज, डेंगू इज ए वायरल डिजीज, वायरस से होती है ये, है ना। और फैलाने वाले से कौन है, वेक्टर अलग होते हैं, डिजीज का कोज अलग होता है ना। वेक्टर कौन है इसका, एडिस मॉस्किटो होता है। ठीक, चलो ये टॉपिक बात का है। आज हम अच्छी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया में क्या, ये जो माइक्रोब्स हैं हमें क्या अच्छा देते हैं उनके बारे में बात करें। तो हमने इसमें आपको और भी बातें बताई थी कि भाई ये जो हमारे लाइट पड़े,
हमारे घरों में क्या योगदान है माइक्रोब्स का, है ना। जो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसमें बताया था अपने किसमें करते हैं। हाँ, इडली बनाने में इनका इस्तेमाल होता है, और डोसा बनाने में, और दही बनाने में, कान बनाने में, और पनीर बनाने में, और ब्रेड ब्रेड केक, हाँ, और याद करो, साउथ इंडिया में क्या बनता है, इडली डोसा तो बनता है, एक और ड्रिंक बनती है जिसका नाम क्या बताया तुमने, टोडी, है ना। वो भी साउथ इंडिया में बनते ना ड्रिंक, है कहाँ से बनती है, टोडी किससे बनती है, पाम ट्री जो होता है उसके सैप से, है ना। इसके अलावा हम कुछ और कुछ टोफू टोफू देखा आपने? इससे बनता है, हमारे देश में इसका किया जाता है, सोयाबीन सोयाबीन को कन्वर्ट करके क्या बनाया जाता है। ये बातें याद है या नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जो योगर्ट है, जो दही है, कर्ड, कैसे बनती है, क्या करते हैं दही में जमाने में? ये तो सिंपल प्रोसेस है सबसे, घरों में जमती है दही। आपने किसी ने जमाई है घर में, आपने जमाई, क्या क्या किया था, थोड़ी सी खट्टी दही लिया और वो दूध में डाला, तो क्या हुआ, ये मिल्क है मान लिया, है ना। और यहां पर आपने क्या डाल दी, थोड़ी सी खट्टी दही। ये जो थोड़ी सी खट्टी दही डाली है आपने, इसमें क्या था, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या है ये, बैक्टीरिया है। देखो इस लेसन के अंदर ना दो चीजें आएंगी, एक बैक्टीरिया और ये फंजाई। मैंने बताया था ऐसे ध्यान रखना, कहाँ बैक्टीरिया कहाँ फंजाई, है ना। यही पे कंफ्यूजन हो जाता है, कभी बच्चे बैक्टीरिया समझते हैं निकल जाते हैं, फंजाई समझते, फंजाई निकल जाता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, कौन है बेटा, लैक्टोबैसिलस। और हमने एक चीज और बताई थी, आप आ जाओ, आ जाओ, ये एक बार पढ़ के आए हो, याद करके आए। हाँ, आ जाओ। जल्दी बोलो, कौन बताएगा। अच्छा ये बताओ लैक्टोबैसिलस है क्या, फंजाई है, बैक्टीरिया है, या वायरस, क्या है, या तो आप बताओ क्या नाम है आपका, कभी नाम बताओ, कौन है लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया है, ठीक है, किस साल आता है, ये आपका आपको फ्रेंड बैक्टीरिया है, हमारे नाम आता हमारा फ्रेंड है, क्या काम आपका, कहीं काम सुना है इसका, किस किस ने सुना है, हाँ कहाँ आता है, दूध से दही जमाने में, वेरी गुड, लैक्टोबैसिलस का यूज हम करते हैं दूध से दही जमाने में। और ये बच्ची दूध से दही जमाने का ही बता रही थी, लैक्टिक, LAB, क्या है ये, LAB, क्या फॉर्म है LAB की, बताओ, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। हाँ, लैक्टोबैसिलस जो है जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया, इन्हें हम LAB भी कहते हैं, लैब्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड करते हैं। ये लैक्टिक एसिड क्या काम करता है, और ये इनमें बनता कहां से है, कौन बताएगा ये बात,
कैसे बनता है लैक्टिक एसिड? लैक्टोज शुगर से। ये लैक्टोज शुगर कहाँ होती है, किसमें पाई जाती है लैक्टोज शुगर? है मिल्क में। मिल्क की जो लैक्टोज शुगर होती है उसे ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तोड़ देता है। और क्या बनता है? लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये लैक्टिक एसिड बनता है। अब ये लैक्टिक एसिड क्या काम करता है भाई? इसका क्या काम है? कौन बोलेगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड? लैक्टिक एसिड जो मिल्क के अंदर प्रोटीन है, कौन है? कौन सा प्रोटीन? हम्म? वाह भाई वाह। प्रोटीन भी कह रहे हो तो विटामिन भी कह रहे हो। कैसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? कैसीन प्रोटीन है। उसे क्या कर देता है? कोगुलेंट कर देता है। कोगुलेंट कर देता है उसे। और कोगुलेंट करने पर क्या होता है? उसका टेक्सचर बदल जाता है, मिल्क का टेक्सचर बदल जाता है। कोगुलेंट हो गई वो, है ना? तो कोगुलेंट होने पर जैसे आपने देखा ना एग होता है, एग को अगर हम देखें तो उसके अंदर दो पार्ट है, एक येल्लो दिखाई दे रहा है और एक क्या दिखाई दे रहा है इसमें? प्रोटीन वाला पार्ट, एल्ब्यूमिन प्रोटीन दिखाई दे रही है उसमें। और जैसे ही हम उसे क्या करते हैं, बॉईल खत्म करते हैं, तो जो प्रोटीन होती है वो कोगुलेंट हो जाती है। प्रोटीन क्या हो जाती है? कोगुलेंट हो जाती है और सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर मिल्क में है, मिल्क की जो प्रोटीन है वो भी क्या हो जाती है? कोगुलेंट आ जाती है। और मिल्क जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड। इसी के साथ साथ एक कुछ और भी परिवर्तन मिल्क में होते हैं जिससे आपकी जो कर्ड है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाए। कौन सा प्रोटीन बन जाता है उसमें? क्या बनता है? विटामिन बी। क्या बनता है? चलिए, अब आप बीच में अपना नाम बताओ। हाँ? अनस। अनस बेटा ये बताइए आप कि डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, हैं? इसका जो डो तैयार करते हैं इसका, करते हैं, इसमें भी किसी माइक्रोब्स का रोल है क्या? कौन से का? किस माइक्रोब्स का रोल है? ईस्ट का रोल है। ईस्ट का रोल, लैक्टोबैसिलस का रोल है। एक बच्चे ने कहा ईस्ट का रोल है, एक बच्चे ने कहा ईस्ट का रोल है, एक बच्चा कह रहा है कि यहाँ पर लैक्टोबैसिलस का रोल है। वेरी गुड। किसका रोल है? बैक्टीरिया का। ये कई बार मैंने बताई थी और इस पे जोर दिया था कि मैंने कहा ये गलती मत करना, और वही गलती फिर आज कर रहे हो। इसका मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे थे आप। लैक्टोबैसिलस का रोल होता है, बैक्टीरिया। ये फर्मेंट करता है, फर्मेंटेशन करता है। क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है। और फिर आप बैटर को बनाने के लिए छोड़ देते हैं, उसमें फर्मेंट है, फर्मेंट होने देते हैं उसे। और फिर उसका इडली और जो डोसा बनाते हैं वो ज्यादा फ्लफी होता है, ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना? तो यहाँ पर भी लैक्टोबैसिलस आ गया। हैं? हाँ वेरी गुड। मैं सोच रहा था कि किसी ने सवाल मेरे पूछा यहाँ पर लैक्टोबैसिलस कहाँ से आया। देखो इसमें बेटा हम जो सीरियल्स यूज करते हैं ना, क्या यूज करते हैं? सीरियल्स। सीरियल जानते हैं? और पल्स यूज करते हैं, दालें यूज करती हैं। तो ये जो दाल यूज कर रहे हैं, जैसे कि उड़द की दाल या ये दाल, इनमें लैक्टोबैसिलस होगा। इनमें क्या होगा? लैक्टोबैसिलस। इसमें बाहर से मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप देखिए इसमें बाहर से तो मिलाते ही नहीं आप। क्या मिलाते हो? बाहर से तो नहीं मिलाते हैं, वही प्लग थोड़ी देर रखते हैं तो उसमें ही जो मौजूद होता है लैक्टोबैसिलस वही फर्मेंट कर जाता है और हमारा इडली और डोसा वही बन जाता है। वेरी गुड। चलो, अच्छा,
बेकरी में यूज होता है कोई? बेकरी जो प्रोडक्ट होते हैं, कौन यूज होता है? यीस्ट यूज होता है। बेकरी में यीस्ट यूज होता है। कौन सा? सैक्रोमाइसिस, सेरेविसी, है ना? सैक्रोमाइसिस, इसलिए इसे बेकरी क्या कहते हैं? ये बेकरी यीस्ट भी है। क्या है? बेकरी यीस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये भी क्या काम करता है भैया? क्या काम करता है ये? सैक्रोमाइसिस, फर्मेंटेशन करता है। क्या करता है? और फर्मेंट करके क्या कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने से क्या होता है? जो आपकी बैटर है, जो आपका वो है, क्या होता है? फूल जाता है। फिर उसके अंदर CO2 भर गई है। फिर आप उसे क्या कर देते हैं? बेक कर देते हैं। बेक करने पे जो यीस्ट है वो तो मर जाता है। फिर गर्म कर दिया आपने, और जो CO2 है कुछ बाहर निकल जाती है, और कुछ प्लस अंदर ही बंद गोल उसके बीच में बंद रह जाती है, तो आपने कहा स्पॉन्जी बन जाता है। आपकी जो ब्रेड है वो क्या बन जाती है बेटा? स्पॉन्जी बन जाती है। तो इस कारण से वो स्पॉन्जी बन जाती है। ये बात सब बच्चों को याद है? हैं? और हम कहा यूज कर रहे हैं? इंडस्ट्री अभी बाद में आएगा, तो घर भी रहेंगे। अभी घर वाली और प्रोडक्ट बताओ। चीज में, चीज के फॉर्मेशन में है। चीज दो तरह से बनता है। चीज क्या बनता है? एक सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है। और जब चीज का प्रोसेस बनाते हैं, तो चीज के प्रोसेस में हमने क्या चीज इस्तेमाल किया है, इसके आधार पर भी चीज की क्वालिटी और टेस्ट अलग अलग होता है। कौन सा माइक्रोब हम यूज कर रहे हैं, है ना? उसके आधार पर भी जो हमारी टेस्ट है चीज का, वो डिफर रहता है। याद है किस बच्चे को? हमने बोला था याद करके आना है। चीज को बना, एक स्विस चीज होता है, रोगट चीज होता है। तो स्विस चीज में क्या इस्तेमाल होता है? याद है किसी बच्चे को? हमें तो याद नहीं है आपको। क्यों नहीं पढ़ रहे हो ये बताओ, जल्दी बोलो। पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों मेरे बच्चों? ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? मोटिवेट नहीं होते हो, मन से नहीं सोचते हो। एक दो बच्चे सोचते हैं ये, फिर पढ़ना बंद कर दिया। एक बच्ची बहुत पहले जवाब दे दी थी। हाँ बेटा, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, क्या प्रॉब्लम आई? पढ़ाई क्या कैसे कम हुई है? क्या कहेंगे? भूल भूल गए? ये भूलना ही तो नहीं था, अब तो याद करने का टाइम है उन्हें। भूलने का नहीं है, याद करने का टाइम है बेटा। तुमने टाइम बेकार किया है, इसका मतलब बीच में है ना। हाँ, लग रहा है मुझे बच्चों ने, वरना बहुत जवाब आते थे मुझे। बच्चों फटाफट जवाब देते थे, और अब आज के पीछे बैठे स्नातक का क्लास, टेंशन तो नहीं आ रही एग्जाम की। तो फिर ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो भूल गए बच्चे। दोबारा से लगो, है ना? ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, चलिए। इंडस्ट्री में क्या, कौन से दो मेन प्रोडक्ट बनाते हैं इंडस्ट्री में? एक एंटीबायोटिक्स और दूसरा बेवरेज। हाँ, एंटीबायोटिक्स क्या है? अब जरा देखते हैं। एंटीबायोटिक्स की कोई बता सकता है क्या होता है एंटीबायोटिक्स? क्यों बच्चों? हाँ, बिल्कुल। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? हैं? नहीं, एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन बताई थी हमने। एंटीबायोटिक्स वो प्रोडक्ट है जो एक प्रकार के माइक्रोब से तैयार होते हैं, और दूसरे प्रकार के माइक्रोब को किल करने के कारण। हाँ, अच्छा, सबसे पहले ये क्या होगा? सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन? पेनिसिलिन का डिस्कवर हुआ था। किसने डिस्कवर किया था ये? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
कैसे डिस्कवर हुआ था ये? बाय चांस। क्या कैसे हुआ था? बाय चांस हुआ था, है ना? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे बताओ? किस चीज पे काम कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? बोलिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कल्चर तैयार कर रहे थे। क्या कर रहे थे कल्चर में तैयार? बताओ। बैक्टीरिया फंजाई क्या तैयार कर रहे थे? बैक्टीरिया तैयार कर रहे थे, वो बैक्टीरिया कल्चर कर रहे थे पेट्री डिश में। कौन सा बैक्टीरिया? क्योंकि वही दूसरा सवाल जो एनसीईआरटी ने लिखा है, उससे बाहर नहीं पूछ रहा हूं मैं। कौन सा बैक्टीरिया था? यही तो। देखो ऑब्जेक्टिव बनो, एक एक चीज को पॉइंट को ध्यान में रखना है, क्योंकि तो ऑब्जेक्टिव निकलता है। ऐसे थोड़ी ना इससे याद कर रहे थे बैक्टीरिया, तो याद कर रहे थे बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया भाई? स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई को कल्चर कर रहे थे वो। और कल्चर करते करते उन्होंने क्या काम किया, एक दिन जो उनकी पेट्री डिश के ऊपर प्लेट होती है ना ढकने की, अनवास्ट रह गई वो, यानी खुला नहीं है। तो उन्होंने देखा क्या दिन कि भैया यहाँ पर किनारों पर कुछ मोल्ड जम गया है। क्या जम गया है? मोल्ड डेवलप हो गया है। और जहां पर ये मोल्ड डेवलप हुआ है, वहां बैक्टीरिया गायब हो गया है, वहां बैक्टीरिया ही बराबर है। तो उन्होंने कहा भाई ये कैसे, ये कैसे हुआ? उन्होंने मोल्ड को देखा, तो पाया कि ये तो एक प्रकार का फंजाई है जो यहाँ पे उगा है। कौन सा फंजाई था? पैनी है, पेनिसिलियन। कौन सा था? पेनिसिलियन। पेनिसिलियन। और भैया पेनिसिलिन वो रिलीज कर रहा था केमिकल, जिसकी वजह से वो मर गए हैं। हालांकि वो इससे ज्यादा और ज्यादा नहीं जान पाए। इसे ज्यादा जानने के लिए और दो साइंटिस्ट, चेन है, फ्लोरिया। चेन है, फ्लोरिया है। और उन्होंने कहा कि तुम्हें ये तो बैक्टीरिया को मारती है। इसको मारती है, बैक्टीरिया को मारती, मारने का काम कर रही है। तो इसलिए पेनिसिलिन जो है, सबसे पहली वो एंटीबायोटिक्स बनी जो डिस्कवर हुई है। तो सबसे पहली कौन बनी थी? पेनिसिलिन। और इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स जब बन गई, तैयार हो गई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो घायल सैनिक थे उसके जख्मों को सड़ने से बचाने के लिए, जख्म सड़ जाते हैं, तो जल्दी घाव को भरने के लिए इसका बहुत इस्तेमाल किया गया और बहुत कारगर सिद्ध हुई। तो इस पर इन तीनों साइंटिस्टों को सामूहिक रूप से क्या दिया गया? कब? 1945 में दिया गया। ठीक है। और ये 20वीं सदी की, 20th सेंचुरी की एक बड़ी खोज, है ना? क्योंकि दिशा बदलने वाली। और उसके बाद तो हमने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स तैयार कर ली। और अब आप देखते हैं जो घातक रोग है, जिनमें पहले कई लोग मर जाते थे, गलघोटू बैक्टीरिया, बुफिन, टीबी, ना, प्लेग, जितने भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज हैं, इनकी आज हमें औषधियां तैयार कर ली हैं और हम अपने पेशेंट्स को बचा रहे हैं। इसलिए ये युगांतकारी खोज थी ये, एंटीबायोटिक्स का आविष्कार, है ना? अब अगर मैं एंटीबायोटिक्स को ही देखूं, तो अगर इन दो शब्दों को मैं कहूं, तो क्या मतलब निकल के आ रहा है एंटीबायोटिक्स का? एंटी मीन्स अगेंस्ट, विरोध। बायोस मीन्स लाइफ। तो लाइफ के विरुद्ध। आप कहेंगे लाइफ के विरुद्ध कैसे है ये? कैसे है लाइफ के विरुद्ध? ये तो लाइफ बचा रही है, तो इसका नाम एंटीबायोटिक्स क्यों है? बताओ। ये बात हमने बताई थी, डिस्कस की थी, कितना बजे से? हाँ, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट है भाई, माइक्रोब्स की लाइफ के अगेंस्ट है करना, है ना? तो इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया?
प्रीबायोटिक्स, और हमारे लिए क्या है ये? प्रोबायोटिक्स है ये, हमारे लिए क्या है ये? प्रोबायोटिक्स। वेरी गुड, चलिए ये काम हुआ। अब आते हैं बेवरेज। अल्कोहल कहीं से बनता है? बेवरेज में मेनली अल्कोहल होता है। इसके कई रूप में है ये, किस किस रूप में है सबको पता है तुम्हें? है? ये बियर के रूप में है, ये विस्की के रूप में है, ये वाइन के रूप में है, ये स्कॉच के रूप में है। एक बच्चे, एक ने कल जिन भी बताया था, जिन है, जिन के रूप में भी है ये। ब्रांडी है, अलग अलग रूप है ना। लेकिन बल्कि यहाँ पर फिर फर्मेंटेशन का रोल हो गया है। बनती कहीं से है ये? कहीं से बनाई है इनसे? हैं? कहीं से बनती है बताइए? वाइन कहीं, ये जो बेवरेज है, जो विभिन्न प्रकार की शराब है, कहीं से बन रही है ये? भैया इसमें कोई ना कोई आपको स्टेप लेना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर शुगर होनी चाहिए। चाहे वो कोई अनाज हो, चाहे कोई वो फल हो, है? इन दोनों में से होना चाहिए। अंगूर से बना सकते हैं आप, संतरे से बन सकते, संतरे के सैप से, गन्ने के रस से बन सकती है ये, सेब से बन सकती है ये और कैसे बन सकती है? हाँ हो गया। और आलू से बन सकती है, आलू मैश, मैश आलू को बनाएंगे। तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में तो अलग अलग के रूप में है, लेकिन सिरके का, चीनी का इस्तेमाल होता है, इसका गन्ने के रस का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल होता है गन्ने के रस को, और गन्ने के रस को किसमें फर्मेंटेट करके पहले किसमें बदला जाता है? हैं? गन्ने के रस को, शुगर को किसमें बदला जाता है? मोनोसैकेराइड्स में बदला जाता है ना। मोनोसैकेराइड भी तोड़ा जाता है पहले, ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह भी बनते हैं, और फिर इनका फर्दर फर्मेंटेशन होता है, तो अंत में क्या बन जाता है? इथाइल अल्कोहल, एथनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? रिएक्शन है, पता है सब बच्चों को ये दोनों? हैं? कल बताई थी ना, C12H12O11। कौन सा माइक्रोब्स इस्तेमाल होता है बताइए? कौन सा माइक्रोब इस्तेमाल हो रहा है फर्मेंटेशन करने के लिए? उस माइक्रोब्स का नाम बताओ। हाँ, यहाँ पर भी सैक्रोमाइसिस ही इस्तेमाल होगा, है ना। और बन जाएंगे भैया टू मॉलिक्यूल C6H12O6, और फिर इसको फिर फर्दर फर्मेंटेशन होगा, और क्या बनेगा? C6H12O6 से मैं इसे ऐसे लिखता हूं जिससे कि हमें दो बार ना लिखना चाहिए। एनर्जी भी बनती है, 2 ATP भी बनते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन की वही प्रक्रिया लिखनी है आपको। एनारोबिक रेस्पिरेशन, देखो यहाँ से यहाँ तक एनारोबिक रेस्पिरेशन आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे भी सैक्रोमाइसिस इस्तेमाल हो रहा है? डिस्टिल्ड करके और अनडिस्टिल्ड, अनडिस्टिल्ड करके कौन कौन सी यूनिट दिया आपको बताओ? अगर हम इससे अनडिस्टिल्ड करें तो कौन कौन सी दो हो रही थी तैयार? अनडिस्टिल्ड याद रखो, बाकी तो डिस्टिल्ड हो ही जाएंगी। बियर एंड वाइन, बियर एंड वाइन, ठीक है ना। और बाकी में भी है, सब सब क्या है? डिस्टिल्ड। कितने बच्चों ने एथेनॉल देखा है? एथेनॉल देखा किसी बच्चे ने? नहीं देखा। किसने नहीं देखा एथेनॉल? हैं? देखा है? किसने देखा? अरे बीएससी कर रहा है ना बच्चा, हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होते हैं, वहां नहीं मिला है? अच्छा, स्प्लिट, स्प्लिट कितने बच्चों ने देखी है? तो क्या है? तो फिर मैंने क्या सवाल पूछा? हाँ? सबका दिमाग एक ही जगह घूम गया है। अच्छा, ये आप लोग हैं, और मैंने पूछा कि भैया इथेनॉल देखा है, तो आपके दिमाग में
क्या आया केवल। सर को अगर बता दिए इग्नोर देखा है तो सर वहां पहुंचेंगे हैं? लेकिन बेटा जब आप यही सोचने का फर्क है, यही सोचने का फर्क है। जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो पूरे व्यू में सोचिए, ना कि केवल एक पॉइंट को टारगेट करके सोचिए। जब आप एक पॉइंट को टारगेट करके सोचते हैं तो हमेशा गलत होते हैं। जब आप पूरे व्यू को ध्यान में रख के सोचते हैं तो आप अक्सर सही हो। ठीक है ना। तो इसका मतलब इथेनॉल तो सबने देखा है कि नहीं देखा है। देखो अब एकदम जो आप बदल गए, तो इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान में रख के सोचा कीजिए। चलिए, ये हमारी इंडस्ट्री होगी, है ना। इसके अलावा और कहाँ इस्तेमाल हो, हम देखेंगे। भैया ये जो हमारे प्रोडक्ट है, कुछ एंजाइम्स बनाने में इस्तेमाल, ये माइक्रोब्स हैं, कुछ एंजाइम्स को बनाने में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और यहाँ पर इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया वो फंजाई है या बैक्टीरिया है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं बताऊंगा तुम्हें पॉइंट कुछ कि भैया उनसे हमेशा एकदम ध्यान आ जाएगा कि भैया ये क्या है ना। अगर हम विभिन्न प्रकार के एसिड्स की बात करें, किसकी बात करें, एसिड। कई तरह के एसिड्स आपको झेलने पड़ते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ग्लूटारिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है ना। तो बात करें सिट्रिक एसिड की। सिट्रिक एसिड है ना। सिट्रिक एसिड को तैयार करने वाला माइक्रोब्स है ना, वो है एस्परजिलस नाइग्री। कौन है, एस्परजिलस नाइग्री, एस्परजिलस। जिन्हें पता है, जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा है एस्परजिलस के बारे में, कितनों ने पढ़ा है, कितनों ने पढ़ा है एस्परजिलस के बारे में, क्या चीज होनी चाहिए, एस्पेरागस। बताओ कितनों ने पढ़ा है, हैं? किसी ने नहीं पढ़ा। बताओ भाई तुम्हारा क्या होगा। एस्परजिलस बेटा एक तरह की फंजाई है। एस्पेरागस याद आया कुछ, फंजाई फैमिली याद आई थी, है, याद आई है नहीं आई, तो नाम से ही पता लग जाना चाहिए कि एक फंगस है। एस्परजिलस के फंगस, तो भैया एक फंजाई है। सिट्रिक एसिड में था, फिर तो बहुत होता है। देखिए अगर आप शुरू में भूले सिट्रिक एसिड का तो इसमें होता है, नीम में कौन सा एसिड है, सल्फर, मौसमी में कोपरे में। एसिटिक एसिड का नाम सुना है, हैं? यूज भी करते हैं कुछ बच्चे तो, या नहीं करते हैं, करते हैं। ये भी एक माइक्रोब से तैयार होता है। नाम बताया किस बच्चे को उस माइक्रोब का, मिलता जुलता नाम है। देखो एसिटिक एसिड, एजोटोबैक्टर, हाँ एसिटोबैक्टर एसिटी, है ना। वेरी गुड, एसिटोबैक्टर। क्या नाम आ गया, बैक्टर। बैक्टर बोले तो बैक्टीरिया, कंफ्यूज नहीं होना, बैक्टर आ गया, है ना। तो ये एक बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर। कौन है बेटा, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक फंजाई था। चलिए, लैक्टिक एसिड कौन सा है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किससे मिलेगा, लैक्टो, कौन है ये, कैसे पता लगा, बेसिलस। बेसिलस फॉर्म तो भैया आपने बैक्टीरिया में ही पढ़ी है ना, हल से याद आ जाएगा, ऐसे ही पकड़ लिखा आपको, है ना। तो लैक्टोबेसिलस है भैया, ये भी बैक्टीरिया है, लैक्टो बेसिलस, ये भी एक बैक्टीरिया हुआ।
है ना, ये भी एक बैक्टीरिया है। ब्यूटेरिक एसिड, कौन सा एसिड? ब्यूटे अच्छा, लैक्टिक एसिड पता है कहां पे है आपको? लैक्टिक एसिड पता है ना कहां होता है, किसमें मिलता है लैक्टिक एसिड? मिल्क में लैक्टिक एसिड है। मिल्क खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड के कारण नहीं खट्टा। देखो, एसिड का मतलब खट्टा, एसिड का मतलब जो चीज खट्टी लगे तो समझ लो उसमें एसिड है। जो चीज खट्टी लगे समझ लो उसमें एसिड है। एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड कहाँ होगा? बटर से, ब्यूटेरिक एसिड। हाँ, ब्यूटेरिक एसिड कहाँ से मिलता है? क्लोस्ट्रीडियम है, कहाँ से मिलता है? नहीं पता। ये क्लोस्ट्रीडियम से मिलता है। किससे मिलता है? और ये भी क्या है? बैक्टीरिया है। क्या है ये भी? एक बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रीडियम भी एक बैक्टीरिया है। ये भी एक बैक्टीरिया है। एक प्रोडक्ट ये है। इथेनॉल किससे मिलता है? इथेनॉल, इथेनॉल बताओ। इथेनॉल का इतने सवाल पूछे मैंने, फिर भूल गए इथेनॉल है। सैक्रोमाइसिस, क्यों भूल जाते हो तुम? ये बताओ, अभी इथेनॉल पढ़ाया ना मैंने, किससे मिला था? सैक्रोमाइसिस से बाइट, कौन सा बाइट अच्छा था? सैक्रोमाइसिस का था। तो बोलते क्यों नहीं है? ठीक है? सुस्त रहने से काम चलेगा क्या? दिमाग को खोल के रखो। अगर दिमाग को सुस्त रखोगे तो 3 घंटे निकल जाएंगे मार्केट में, सवाल के जवाब याद नहीं आएंगे। तेज रखो बेटा दिमाग को। क्लोस्ट्रीडियम, चलिए, तो ये विभिन्न प्रकार के एसिड्स हैं, इनमें मैचिंग आ जाती है। इनमें सवाल कैसा आ जाता है? मैचिंग पे सवाल आ जाता है कि मैच करो किससे क्या मिलता है। अब आगे आते हैं, इससे आगे एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स भी हैं। क्या है? कुछ एंजाइम्स भी हैं जो हमें किससे मिलते हैं बेटा? हमें किससे मिल रहे हैं? माइक्रोब से मिल रहे हैं। एक ऐसा ही एंजाइम है लाइपेज। क्या है? कहीं पढ़ा है लाइपेज के बारे में? कहाँ? कहाँ पढ़ा आपने लाइपेज के बारे में? बताओ, याद करके बताओ जरा। है? जेनेटिक्स में पढ़ा था। और डाइजेशन वाला लेसन पढ़ा था, फूड डाइजेशन में, उसमें लाइपेज का जिक्र आया था। किस चीज को करते हैं लाइपेज? किसका, किसको डाइजेस्ट करने का काम आते हैं ये? लिपिड्स को। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो भैया इनका उपयोग भी, जो हमारे लाइपेज एंजाइम है, इसका उपयोग भी जो हमारे ऑयली दाग धब्बे होते हैं ना, उसके साथ डिटर्जेंट में किया जाता है। ठीक है, इनके दाग धब्बों को हटाने में, क्योंकि इसमें डाइजेस्ट कर देते हैं, उसे निशान को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड ग्लिसरीन में चेंज करता है लाइपेज, है ना? याद आया या नहीं आया? डाइजेशन में पढ़ा ना, क्या करता है वो फैट को? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरीन में तोड़ देता है ना, अंततः। तो इसका मतलब डाइजेस्ट कर दिया उसे। जो जटिल मॉलिक्यूल्स हैं, जो बिग मॉलिक्यूल्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, उन्हें स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स में वो तोड़ने का काम करता है। तो यही तो डाइजेशन है। तो उसे डाइजेस्ट कर रहा है ये, है? तो ताकत पे निकल जाए। ठीक। अच्छा, और एंजाइम, प्रोटीएज, ये भी प्रोटीएज एंड प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज, दो एंजाइम और हैं। कौन कौन से? प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज। प्रोटीएज का नाम सुना है? किसको डाइजेस्ट करने काम आता है प्रोटीएज?
प्रोटीन को। और पैक्टिनेज, पैक्टिन को, पैक्टिनेज, पैक्टिन कहाँ होता है? याद करो पैक्टिन के बारे में, कहीं नाम सुना है पैक्टिन का? रिकॉल करो पैक्टिन के बारे में, कहीं याद आ रहा हो आपकी स्मृति में? किसी बच्चे को याद आ रहा है पैक्टिन? इसको याद नहीं आ रहा? बेटा, जो प्लांट सेल होती है, कुछ प्लांट सेल की सेल वॉल में पैक्टिन पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? तो भैया इसी उसी पैक्टिन को ये तोड़ता है। अच्छा, एक चीज देखिए, आप अगर घर में किसी फ्रूट का, चाहे मौसमी हो, संतरा हो, इनका जूस निकालें, तो आप कई बार साफ कर सकते हैं, मोटा मोटा नहीं रहता है क्या? अवस्थे के नहीं दिखते। लेकिन अगर आपको यही जूस बाजार से ले, ट्रॉफी का खा ले, है ना, फ्रूट जूस, आम के अनार जूस है, ये गोवा जूस है, उसमें मिलते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसमें उन्हें ट्रीट किया जाता है इन दो एंजाइमों के द्वारा, प्रोटीएज के द्वारा और पैक्टिनेज के द्वारा। तो प्रोटीन और पैक्टिन उनका जो है डिसोल्व कर दिया जाता है, तो जिससे वो स्मूथ लगते हैं जूस जो हम बाजार से लेते हैं, और लेकिन घर से जो लगते हैं वो फाइब्रस लगते हैं। क्लियर है ना? तो ये बात हो, क्लियर हो गया एंजाइम्स के बारे में या नहीं हुआ है? स्ट्रेप्टोकाइनेज, 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 ये बेटा एक केमिकल है, एक एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, है ना, जो स्ट्रेप्टोकोकस, इससे तैयार होता है स्ट्रेप्टोकोकस। अच्छा, तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? बैक्टीरिया है कि फंजाई है? बैक्टीरिया का, क्योंकि इसमें कोकस है, कोकस का मतलब पढ़ा है, कोकस से तो आपने बैक्टीरिया को पढ़ा है, कोकस का मतलब, तो ये भी क्या है कि बैक्टीरिया है जो स्ट्रेप्टोकोकस से, बैक्टीरिया है बेटा। कौन है ये स्ट्रेप्टोकाइनेज? ये बेटा एक क्लॉट बस्टर है। क्या है? क्लॉट बस्टर। कौन है ये? क्लॉट बस्टर। क्या होता है क्लॉट बस्टर? जानते हो? हैं? ब्लड की क्लोटिंग करता है। बाप रे, ब्लड की क्लोटिंग नहीं करता, ब्लड की क्लोटिंग को बेटा बस, ब्लड की क्लोटिंग नहीं करता, ब्लड की क्लोटिंग बन जाती है तो उसे क्या करता है? खोलने का काम करता है। आपने देखा होगा कि भैया ये आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है कोई वेसल्स, और इसमें कहीं क्या बन जाए? क्लॉट बन जाए, या किसी भी अंग में नॉट, है ना, क्लॉट बन जाए, तो ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी। ब्लड की जब सप्लाई रुक जाएगी, या हार्ट का वो हिस्सा तो भूखा मर जाएगा, मसल्स बननी शुरू हो जाएंगी, मसल्स बननी शुरू हो जाएंगी, तो इट विल लीड टू हार्ट अटैक। क्या हो जाता है? और हार्ट अटैक वाले को तब आप डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हैं, ठीक है? डॉक्टर क्या करता है? उसे क्या देता है? उसे क्लॉट बस्टर देता है। क्या देता है? क्लॉट बस्टर देता है उसे, कि वो क्लॉट को खोल दे, जिससे कि सप्लाई जो है सुचारू हो जाए, बंदा जो है खून वाला, और ये काम जितना जल्दी करे उतना अच्छा है। अगर हार्ट अटैक आए किसी को, तो तुरंत कोशिश करें कि उसे कहाँ लेके, क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाए? मेडिकल सुविधा, एक डॉक्टर के पास लेके जाया जाए जो उससे क्लॉट बस्टर देके इसका जल्द से जल्द क्लॉट खोल दे। जितना जल्दी खोलेंगे उतना डैमेज कम से कम होगा, अन्यथा जितना देर होती जाएगी क्या होता रहेगा? वो बढ़ता रहेगा, उतना ही ज्यादा हिस्सा उसका बढ़ जाएगा, ना जितना लेट करेंगे आप। तो कोई टाइम वेस्ट करना, तुरंत बस डॉक्टर के पास इसे लेके जाए,
और उसे मेडिकल जो एड्स है वो सिलवाए। क्लियर बेटा? तो ब्लॉकबस्टर है। साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन, ये भी एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है। कौन है बेटा ये? बायो एक्टिव। और ये एक इम्यूनो सप्रेसिव है। इम्यूनो सप्रेसिव है। क्या होते हैं इम्यूनो सप्रेसिव, जानते हो क्या होते हैं? देखो, जब किसी व्यक्ति को अंग प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ जाए, मान लिया एक व्यक्ति है, उसे हमें किडनी चढ़ानी है, एक पेशेंट को किडनी देनी है, तो निश्चित रूप से वो किडनी किसी दूसरे व्यक्ति की दी जाएगी, तो उसका शरीर उसे लेने से मना करता है। क्या करता है? उसके विरुद्ध एंटीबॉडीज बनाने की कोशिश करता है, तो वो प्रत्यारोपण फेल हो जाएगा। तो हमारा जो बॉडी है वो इम्यून कम से कम करे, जो इम्यून सिस्टम दबाता है भाई इम्यूनिटी का दिखाए से पर स्क्रैप कर दे, इसे स्वीकार कर ले, इसे क्या कर ले, और वो स्वीकार कर लेता है तो आदमी प्रत्यारोपण सफल हो जाता है। तो ये कौन है बेटा? ये कौन है? ये इम्यूनो सप्रेसिव। क्या है? इम्यूनो सप्रेसिव। क्लियर है बात? एक होते हैं स्टैटिक। क्या होते हैं भैया? स्टैटिक। स्टैटिक्स क्या होते हैं जानते हो? आप बहुत सारी चीजें खाते हो, खाते रहते हो, उल्टा सीधा सब खाते हो, शुरू में पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है। क्या बढ़ने लगता है? कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। अब इस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं उन्हें दबाना है, उनकी एक्टिविटी को घटाना है। तो ये स्टैटिक सब्सटेंस होते हैं, ये उन्हें घटाने, कोलेस्ट्रॉल के बनने की क्रिया को क्या करते हैं? मंद कर, धीरे करते हैं उसे, कि भैया कोलेस्ट्रॉल ना, कोलेस्ट्रॉल ना। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार से एंजाइम्स और जो केमिकल्स हैं उनमें हम इन माइक्रोब्स का सहारा देते हैं। क्लियर? माइक्रोब्स का एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी सोल्व करते हैं, जानते हो? वो है सीवेज ट्रीटमेंट। क्या है वो? सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट की। सीवेज क्या होता है बेटा? क्या है सीवेज, किसे कहते हैं जानते हो? हैं? नहीं, पहले भी बता देंगे सीवेज क्या है ना। ट्रीटमेंट तो हम उसका तभी करेंगे, हमें इसका ट्रीटमेंट करना है सीवेज का। सीवेज क्या है? हम अपने दैनिक कृत्यों में, जो दैनिक कार्यकलाप हम करते हैं ना विभिन्न प्रकार के, नहाते हैं, मांजते हैं, है ना, कपड़े धोते हैं, विभिन्न प्रकार के जो हम क्रियाकलाप अपने घर में करते हैं, घरेलू क्रियाकलाप करते हैं, उसमें बहुत सा ऐसा पानी होता है जिसमें गंदगी होती है। क्या होती है? उसमें मानव मल होता है ना, मैल होते हैं, चीजों के विभिन्न प्रकार के मैल हैं। तो ये पूरा का पूरा जो वाटर हम यूज करके दूषित निकालते हैं अपने घरों से, इट इज सीवेज। इसे हम क्या कहते हैं? एक घर, दो घर, तीन घर, कितने घर, पूरे शहर का पानी, क्या करें इस पानी का? क्या करें बताओ? ये हानिकारक पानी है। क्यों? तो इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस और माइक्रोब्स, दो चीजें बताए मैंने। क्या क्या? नंबर एक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमने पुरानी गंदगी निकाली है, और उसके साथ साथ माइक्रोब्स।
वो इसके पानी के अंदर है, क्या आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो कि भैया पाइप चलता नहीं 10 इंच का, फिर दोबारा इस्तेमाल कर लिया, कर सकते हो ऐसे? क्या करें फिर इसका, कहाँ डालें इसे, कहाँ ले जाए, बताओ, सोचो। एक प्रॉब्लम है भाई, हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं इतना बहुत, अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ दें नदियों में, तालाबों में, तो बेचारे जो अपनी आजीविका तालाबों और नदियों के द्वारा चला रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, पानी, वो पानी दूषित हो गया सारा, आपके घरों के पानी से वो सारा पानी दूषित हो गया। तो कोशिश ये की गई कि भैया इस सारे के सारे पानी को कम हानिकारक पानी में बदल दें, ये हानिकारक तो है, लेकिन इसे हम क्या कर दें, कम हानिकारक पानी में बदल दें, लेस, है ना, और इसे थोड़ा सा ठीक ठाक कर दें। तो कैसे ठीक करें भाई इसे, इसे ठीक करने के लिए ही हमें इस पानी को, इस सीवेज को, जो म्युनिसिपल वाटर है, इसे ट्रीट करने की जरूरत होती है, और हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और हम इसका ट्रीटमेंट किसके द्वारा करते हैं, माइक्रोब्स के द्वारा। विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स इसे ट्रीट करने में हमारी सहायता करते हैं। तो इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं, सीवेज प्लांट्स क्या लगाए जाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो भैया हमारी जिम्मेदारी ये तो बनती है ना, हम उस पानी को कम से कम नालियों तक तो छोड़ दें, नालियों में तो बहा के ऐसा कर दे कि ये वहां तक पहुंच जाए। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता क्या है, वहां पर जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो दो तरह से किया जाता है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। दो तरह से हम ट्रीट कर रहे हैं इसे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करना चाहते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में भैया हम हमारे सीवेज के अंदर जो ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जो फ्लोटिंग है, उन्हें मैकेनिकली हटाना चाहते हैं। उन्हें क्या हटाना चाहते हैं, मैकेनिकली, यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट में किसी भी माइक्रोब्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये सारा काम मैकेनिकली हटाना चाहते हैं, है ना। तो यहां पर हम दो चीजों का सहारा देते हैं, एक फिल्ट्रेशन का और एक सेडिमेंटेशन का। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम किसका सहारा ले रहे हैं बेटा, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। दो, फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं भाई, फिल्टर करेंगे, जो आपका पानी है उसे फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने में क्या होगा कि जो मोटी अशुद्धियां हैं, जो फ्लोटिंग अशुद्धियां हैं, वो उससे दूर हो जाए, ठीक है। और फिर उसे हम सेडिमेंटेशन टैंक में छोड़ देंगे, किसमें छोड़ देंगे, सेडिमेंटेशन टैंक में छोड़ देंगे। तो क्या होगा, जो उसके अंदर गिल्ट है, यानी सैंड है और ग्रेवल्स है, छोटी छोटी पतली पतली, वो क्या होंगी, ये पानी है, पानी को हमने जो फ्लोटिंग अशुद्धियां थी वो तो पहले इसमें से रिमूव कर दी, है ना, और फिर इसके अंदर सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ा, तो ये सिल्ट बैठ गई इसमें नीचे, सिल्ट नीचे बैठ गई ग्रेविटेशन का यूज करके। और ये जो वाटर है, इसे हम प्राइमरी स्लग कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्लग कहते हैं, इसे जो कहते हैं। अब ये जो वाटर है, इसे हम अब दूसरे टैंक में लेके जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एरिएशन टैंक। क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा टैंक है, इसे हम एरिएशन टैंक कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जो हमारा सीवेज है उसके अंदर दो ही चीजें हैं, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और एक माइक्रोब्स, दो ही तो चीजें हैं। अब बेटा इनके अंदर यही माइक्रोब, यहां पे हम एरिएशन करते हैं, प्रॉपर एयर, एयर ब्लोअर से एयर की सप्लाई करते हैं, किसकी सप्लाई करते हैं, एयर।
एयर की सप्लाई हम इसके अंदर डाल रहे हैं, पूरी एयर। क्यों? क्योंकि यहां पर काम है एरोबिक बैक्टीरिया का, एरोबिक माइक्रोब्स, उसमें बैक्टीरिया भी बन जाएगा, दोनों। ठीक है ना? एरोबिक माइक्रोब्स। ये एरोबिक माइक्रोब्स करते क्या है? जो बेटा ये नेट बना लेते, क्या बना लेते हैं? नेट बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं दोनों मिलके, बैक्टीरिया भी और फंजाई। और जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद है, उन्हें डाइजेस्ट करना शुरू कर दो। उन्हें क्या करना शुरू कर देते हैं? डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और डाइजेस्ट करने में इनका जो फिर जब ये डाइजेस्ट करते हैं तो एयर जा रही है इसकी बीओडी। क्या है बीओडी? बीओडी मीन्स भैया 1 लीटर सीवेज वाटर के अंदर, 1 लीटर सीवेज वाटर के अंदर जितना ऑर्गेनिक सब्सटेंस मौजूद है, उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए, जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज बीओडी। एक यूनिट है ये। क्या है बेटा? एक यूनिट है किसकी? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कंज्यूम करने के लिए 1 लीटर ऑर्गेनिक, 1 लीटर सीवेज के अंदर उपस्थित ऑर्गेनिक सब्सटेंस को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसकी माप है बीओडी। क्लियर? अब जितनी बीओडी की जरूरत पड़ेगी ज्यादा, इसका मतलब है उतना ही इसके अंदर गंदगी ज्यादा। जितनी कम बीओडी चाहिए, हम करते रहते हैं, ये करते रहते हैं और एक लिमिट ऐसी आती है कि भैया ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है, बीओडी मात्रा क्या होने लगती है? घटने लगती है। तब हमें लग जाता है कि भैया इसके अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे सीरीज के अंदर, वो सारे के सारे क्या हो गए हैं? डिसॉल्व हो चुके हैं, कंज्यूम हो चुके हैं, डाइजेस्ट हो चुके हैं। और ये जो मास है इनका, बैक्टीरिया और फंजाई का जो माइसीलियम है, उसे हम भेज देते हैं एक अन्य सेटल्ड टैंक के लिए, सेडिमेंटेशन करने के लिए। वहां पर ये क्या हो जाता है? तली में बैठने लगते हैं। क्या क्या कहां बैठने लगते हैं? एक और स्टेज आपको तैयार हो, एक और ट्रीटेड सलाइड जो है आपका तैयार हो। इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया का जो एरोबिक माइक्रोब्स का होगा। ठीक है? अब जो हमारा स्लज है, इसमें से कुछ स्लज तो हम वापस इसी टैंक में भेज देते हैं, क्योंकि वो और एरोबिक बैक्टीरिया को क्रिएट करेगा। है? और कुछ स्लज को हम यहां से अलग कर देते हैं और इन्हें भेज देते हैं किसमें? एनारोबिक टैंक। किसमें भेज देते हैं? एनारोबिक टैंक में। एक और अन्य अलग करके एनारोबिक, वहां पर इन बैक्टीरिया को केवल थोड़े से कम कर रहे हैं, इन्हें खत्म नहीं कर सकते बिल्कुल। हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो हमने पॉइजन काम होना है। अधिकांश हानिकारक जो है आरोग्य उसमें से निकाल दिए, तो वो सब हानिकारक पानी वाला ट्रीट हो गया। अब हम इसे पानी को क्या करते हैं? नदियों में छोड़ देते हैं। तो इसलिए बेटा सीवेज, इसे पूरा प्रोसेस जो है कहलाता है सीवेज ट्रीटमेंट। अब भैया पानी की आवश्यकता हम बंद कर सकते हैं क्या? जीवन जीना है तो नहीं कर सकते। मलमूत्र त्यागना बंद कर सकते हैं क्या? चलेगा। आज की डेट में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसमें हम अपने मलमूत्र युक्त जो सीवेज वाटर है, उसे इसी तरह से ट्रीट करके बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं। शहरों से बाहर सारा पानी वहां भेजा जाता है, लेकिन हमारी इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है कि वो ट्रीटमेंट प्लांट भी क्या करने लगे हैं? क्या करें? फिर वही मजबूरी पे फंस जाते हैं कि मजबूरी में कुछ पानी अनट्रीटेड ही हमें उसमें छोड़ना है। तो भाई दो तरीके हैं।
तीन तरीके। पहला, या तो हम अपने दिमाग से ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल लें यूज करके जो इससे भी बहुत एडवांस हो और फिर उस पे ही हम ट्रीट कर सके। तो भैया पानी चाहे जितना इस्तेमाल कर, उसी पानी को रिसाइकिल कर जाए, एक तरीका तो ये हुआ। लेकिन वो अभी टेक्नोलॉजी हम नहीं, व्यवहारिक नहीं हो पाई। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम पानी का कंजप्शन कम करें, वो कंट्रोल हम में है नहीं। और वेस्ट यूपी वालों में तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पानी बहुत आएगा से है, यहाँ पे 40 मिनट पे पानी निकल जाता है, पानी बहुत है, नहीं कर सकते, है ना। तीसरा है क्या, पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। तीसरा क्या है, जगह कम होंगे तो खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो हमारे संसाधन कितने हो पर्याप्त रहे। आपके घर में रोटियां बनती हैं 10, खाने वाले हैं 2, दोनों को 5-5 हो, पेट भर के सोएंगे, बच्चे की सोचेंगे। अब जगह है 10, लेकिन रोटी की कैपेसिटी आप 10 से 12 ही कर सके, 12 से 1 भी नहीं कर पाएगा, सबको रोटी भी नहीं मिलेगी। सब असंतुष्ट हैं, सब में असंतोष है, सब में क्या है, असंतोष है। और सब में असंतोष है तो विद्रोह, तो विद्रोह होता है, छोटी छोटी बात तो बंदा विद्रोह करता है। वो है ना कि एक गाँव की कहावत होती है कि टोकरी में बर्तन रखते हैं, जो टोटा होता है है ना, तो बर्तन रखते हैं, यहाँ की लड़ाई होती है। तो वही कहानी आ जाती है। तो भैया हमें इसे कंट्रोल करना है। इस कंडीशंस को आप युवाओं के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, सारी चीज उससे चलती है। इस दुनिया में जो भी कुछ कार्य होता है, इट इज ओनली थिंकिंग। आपकी मेंटालिटी क्या है, आपकी सोच क्या है, आप पॉजिटिव सोचते हैं उसे या नेगेटिव सोचते हैं। हमें जीवन को जीना है, हमें अपना अस्तित्व हम इस दुनिया में बढ़ने के लिए थोड़ी ना आए। तो फिर तो पहले पहले दिन ही बन जाता है कि मैं बढ़ने मारने को तैयार हूं। अरे मतलब तैयार तो जिस दिन पैदा हो तो उस दिन बढ़ जाता है, इसका क्या आया है? हैं? दुनिया में आया ही क्यों तू, अगर तुझे बढ़ना ही था। हम यहाँ पे जीवन जीने के लिए आए हैं। और एक अच्छा जीवन जीने के लिए सबकी चाह होती है कि हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, और उसे व्यतीत करने के लिए जो सोच है उसे बदलना होगा। हमारे पूर्वजों की जो सोच थी पॉपुलेशन के बारे में, उससे इतर हमें सोचना होगा अगर हमें अपना जीवन अच्छा व्यतीत करना है। अगर हम उसी ढर्रे पे चलते रहे, उन्हीं की सोच पे चलते रहे, तो भैया फिर और बुरे कंडीशन के लिए तैयार होगा, है ना। नेट में अभी 16 लाख बैठे हैं, फिर 32 लाख बैठेंगे, है ना, फिर 64 हो जाएंगे। हाँ, अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे, परिवर्तन उसमें लाएंगे, आज 16 है, हो सकता है कल 14 हो जाए, फिर 13 हो जाए, फिर 12 हो जाए, फिर उतने हो जाए कि भैया ये चॉइस हो जाए जो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं हम उस सिनेरियो में सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में निट की उतनी हमारी पॉपुलेशन वैसी हो कि अगर हमारी पॉपुलेशन में से 2000 बच्चे सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो हर एक बच्चे को वो सीट मिले, बस केवल उसमें संकल्प हो। इतना हार्ड है ना। तो इस पॉइंट पे रह के हमें सोचना है। तो जिस पर हम कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, ये तो सीवेज की प्रॉब्लम, ये क्या है, ये तो छोटी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्लियर। तो ये था बेटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में कि हमारे माइक्रोब्स किस तरह से इसमें हेल्प करते हैं। बायोगैस बनाने में भी माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं, है ना। कि इसमें कुछ, जब ये इन्हें खाते हैं ना तो कुछ बायोगैस भी बनती है। क्या बनती है, एक मिक्सचर बन जाता है मीथेन का, H2S का और CO2 का, है ना। ये पॉइंट देखो, बायोगैस से याद आ, तो इट इज बायोगैस। देखो कितनी अच्छी बात है, आप उससे बायोगैस ले रहे हैं, उस गैस का किसमें इस्तेमाल कर रहे हो, खाना, मीथेन ही तो जलाते हो आप। नेचुरल गैसेस में मीथेन ही तो है। मीथेन एक दहनशील गैस है, पढ़ा है आपने मीथेन के बारे में, है। मीथेन का अगर पूरी तरह से क्या कर दे, दहन कर दे, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में बनती है और हीट प्रोड्यूस हो, तो उसका आपने इस्तेमाल कर दिया। तो कुछ यहाँ पे इंडस्ट्री है
जिन्होंने अपने ट्रीटमेंट प्लांट में लगाए, जो उनका बायो डेटा है जो निकलता है उसे वो ट्रीट करके इस्तेमाल करते हैं, उस पानी को सिंचाई में यूज कर रहे हैं। किसे यूज कर रहे हैं? फ्लश में। फ्लश में देखिए, अभी आपने देखा कि सरकार की योजनाएं होती है कि भाई अपने दिमाग से सोच के मॉडल्स बनाइए बच्चों की है। तो अगर आप देखें आपके घरों में क्या है, अगर सीवेज प्लांट नहीं है तो एक गड्ढा है, गड्ढे से पानी गया है, और इस पानी को जो किसका है, सीवेज का पानी है, एक बच्चा क्या कर रहा है कि जो उनकी लैट्रिन का टैंक है जो अकेला है जिससे उन्हें खाने पीने का पानी नहीं इस्तेमाल करते, उसमें वापस भेजता है। और जब वो फ्लश करता है, किस काम के लिए? केवल फ्लशिंग के लिए इसी पानी को इस्तेमाल करना है। तो व्हाट इज रॉन्ग विद इट? कुछ भी रॉन्ग नहीं है क्या? रॉन्ग है, क्योंकि वो पानी तो कभी इस्तेमाल होना ही है। तो आप अपने सबसे ज्यादा पानी जो बेकार करते हैं ना, इसमें करते हैं। किसमें? जो आप अपने टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा पानी इसमें बेकार। और सबसे पानी बेकार इसमें हो गए, आपकी मानसिकता बदल जाती है, या गंदा पानी है। जो किसी के लिए गंदा है वो दूसरे के लिए अच्छा भोजन है। एक बात मैंने बताई थी आपको, हमारे लिए हमारा ही मल गंदा है हमारे लिए। वो हमारे शरीर के अंदर जब तक है, जब तक तो वो हमें क्या रहे हैं। अगर हमारा प्रेशर बना हुआ है, हम 1 घंटा रुकेंगे, 1.5 घंटा भी रुक जाएंगे, तब हम उससे घिन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वो मल शरीर से बाहर आता है, हमें उससे घिन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन वो कुछ जानवरों के लिए बस भोजन, क्योंकि इतना कहा यार ये तो नालायक आदमी था, जितना इसने खाया इसे पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाया, हम डाइजेस्ट कर रहे हैं तो तो ये कैसे सही भोजन लेके डाइजेस्ट करना है। तो ये एक रीसाइक्लिंग, क्या है बेटा? रीसाइक्लिंग है। तो मेन मकसद यही है इस लेसन का बताने का कि माइक्रोब्स की हेल्प से हम अपने जितने भी संसाधन हैं उन्हें रिसाइकिल करके लंबे टाइम तक उपयोग बनाए रखें। ठीक है? तो इसमें हम बायोगैस के बारे में, बायोगैस प्लांट आपने देखे हैं कैसे होते हैं? किसी बच्चे ने देखा बायोगैस प्लांट? गोबर गैस प्लांट गांव में किसके हैं? है। गांव का जो धन होता है घटा, नीली वो, उससे गोबर गैस बना, मीथेन गैस है मेन। उसे सड़ाते हैं, फर्मेंट करते हैं, उसे क्या करते हैं बेटा? फर्मेंट। मैं सोचा ठीक है, तो जब बैक्टीरिया जो इनके काउ पशु जो है इनके पेट में होते हैं, यही गोबर के साथ आ जाते हैं। इसी को आप फर्मेंट करते हैं, फर्मेंट करके जो गैस निकलती है उसका इस्तेमाल आप किसमें कर लेते हैं? किसमें कर लेते हैं? भोजन बनाने में, लाइट जलाने में। और जो सरल है वो खराब है। तो रिसाइकिल हो गया कि नहीं हो गया? मेन प्रोडक्ट है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जहां गोबर का काम होता है वहां पे गोबर प्लांट, गोबर गैस, जैसे गोबर गैस कहा गया, बायोगैस पूरे रूप में। ठीक है? तो याद करोगे और अच्छी तरह से याद करो, और ज्यादा क्लियर हो, है ना? पढ़ना शुरू करो बेटा। पढ़ने की कमी लग रही है, वो संकल्प मुझे आपका कम लगता है। तो पढ़ने के बारे में सोचो कुछ, है? याद करने के बारे में। पढ़ते हो? कितने घंटे पढ़ रहे हो? अच्छा, तुम में से 6 घंटे कौन पढ़ रहा है? कोई बच्चा ऐसा है जो 6 घंटे पढ़ता है? वेरी गुड, दिखता है तो जवाब भी देती है 6 घंटे, ये पर्सनल की जवाब है मेरी तुम पढ़ रही है 6, पढ़ाई 6 घंटे चल रही है। हाँ? कौन पढ़ रहा 9 घंटे? लेकिन बेटा कुछ पढ़ाने में जवाब तो दिया, कौन सी बात करते हैं? क्या करते हो 9 घंटे में जो जवाब नहीं दे रहा? अच्छी बात है, आप पढ़ो, तुम्हारे अप्रिशिएट है कि 9 घंटे आप पढ़ते हैं, आपके लिए क्लैप होनी चाहिए, है ना? कि बच्ची 9 घंटे अपना टाइम दे दिए पढ़ने में, कितना संकल्प है इस बच्ची के अंदर। लेकिन इसके साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो पढ़ो से एक बार रिवाइज जल्दी क्लियर? तो इस तरह से काम करेंगे आप, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और जो उद्देश्य है भैया वो देर सवेर आपको। थैंक यू वेरी मच।